नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिखर कहानियों में। तो आज मैं आपको वरदान का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन जाते देर नहीं लगती, 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटे राम नित्य प्रातः काल आते और सिद्धांत कौमुद पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पठन में अब विरंजन का जीना लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए, कमरे में बैठे थे। नौकर जूता का फीता खोल रहा था कि रधिया महर मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुख छाप लिफाफा लगा हुआ रख मुंह फेर हंसने लगी। सिरना पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा शाह की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। महरी, सरकार ही का तो है, खोले तो आप। मुंशी, किसने हुई बोली? आप खोलने को तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को विरंजन का प्रणाम और पालगन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वो स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जी का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बैताल पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है। बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरंजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुद होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में भारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में दो देखूं। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपए दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल के रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वालों को कुछ कहता हूँ? अभी रुपए लो, ऐसा कोई टिटपुंजिया समझ लिया है। यह कहकर 10 का नोट जैसे निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपए का। हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूंगी कह देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बता तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट। अब मैं ना मानूंगी, यह कहकर उठी और मुंशी जी के हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसा क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी, स्वर्था भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो बहाना करते हो, नोट हड़पन की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीचे दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गटकर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरंजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरंजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास आया। विरंजन से पूछा, क्यों बेटी, ये तुम्हारी लिखी है? विरंजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से विरंजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधे से तो कुछ पहले से ही प्रयोजन न था। लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती। पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरंजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने हाथ ही धोने लगती तो माता महरियों को बहुत कुद्र होती, आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है,
वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। विरंजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही न आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, विरंजन सयानी हुई, क्या कुछ गुंडन सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुवामा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुवामा, तो यह काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा न जाएगा। सुवामा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेपते हुए बोली, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुवामा हंसकर बोली, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से विरंजन भोजन बनाने लगी। पहले 5-10 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता। वो बूटी की भांति लाल हो जाती। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाश हो गईं। हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे कलेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती। प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। कभी विरंजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? विरंजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न थी। प्रताप, तो भई एक दिन मुझे भी न्योता दो। विरंजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल। दूसरे दिन 9 बजे विरंजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटो और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। झट कपड़े उतार, हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरंजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में जाके कूद पड़े। विरंजन को लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, विरंजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नर्म, श्वेत और मीठी। प्रताप, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरंजन, चाचा को सोवेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। विरंजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से बोली, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी लार टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरंजन को पुरस्कार में दे दी। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हकीम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह था कि वह स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह भी कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट के भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी जी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदनार्थ उनके यहाँ चले आते थे। जब वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए। एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान सामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले
और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, अब घर जाना है। आप फिर कभी आवें। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेजी की भेंट हो ना गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव में बैठने के भी उनको कुछ संकोच न था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। को पतलून से उन्हें घृणा होती थी। बटनदार ऊंची अचकयन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काल शिमला, ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे बदन, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उनकी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर में मंडला अंतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग अंतवागिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थीं। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजनी नौकर रख ली थी। महाराजनी कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति को इस अनुचित कृत्य पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक को भवन में बैठी रहीं। निदान विवश होकर साहब ने महाराजनी को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का साधारण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ से हुआ था। मझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था। इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे। परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया। परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों के सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचित उत्पन्न करना है। प्रेमवती ने इस मार धाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुर भाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरे हुआ और कबूतर उड़ाने जाने लगे। बटेरों के जोड़े छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे। कुछ दिनों में जुआ का भी चस्का चढ़ गया। दर्पण, कंघी, इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुदामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने बृजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर आए तो घर के भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरंजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरा कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारे दृष्टि में कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेश पहुंचा, सास, ननंद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंदा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती, और क्या,
तुम्हारे लाला जी के मनाने की देर है। बहू, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती, तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रिज रानी कमला से बहुत भारी है। सेवती, कुछ दिनों घर में धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा सा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती, यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वो नाचना गाना सीखे। सेवती, तुम तो तनिक सी हंसी में रुष्ट हो जाती हो, जरा वह गीत गाओ तो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती, लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रमा, मैं इस समय ना गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती, मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुशीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें, प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। तुम तो श्याम, आप तो श्याम पियो दूध की कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंदा रुष्टा हो गई। बोली, बिना हंसी के हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती, आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा, कोयल और कौए का क्या साथ? सेवती, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंदा, तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। कोई कोई का संकेत राधा चरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और कोई गुण न हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उनका तनिक भी सिर धमका कि उसके प्राण निकले। उनको घर आने में तनिक देर हुई, वह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंद्रा यहाँ हंसना बोलना सब छूट गया। उसका विनोद उनके संग चला गया। इन्हीं कारणों से राधा चरण की स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों की पूरक है। सेवती, निंदा क्यों करेगा कोई जो तन मन से तुम पर रीझा हुआ है? चंद्रा, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा, तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंद्रा, आज विवाह के समाचार लिख देना, लाऊं कलम दावत? सेवती, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा, अच्छा गा दूंगी, हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा, ना लिखूंगी, फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती, तुम्हारी शपथ लिख दूंगी, गाओ। चंदा गाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर ना रुक सकी। हंसते हंसते पेट के बल पड़ गई। चंद्रा ने दूसरा पद गाया, आप तो श्याम रखो 2-2 लुगैया, मेरी तो आप ही पे नजर, आप ही पे नजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमला चरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख, भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए हुए आकर चरपाई पर बैठ गए। सेवती ने कहा,
कमलू, मुंह मीठा कराओ तो ऐसे तुम्हें शुभ समाचार सुनाओ कि सुनते ही फड़क उठो। आज इस पठे में यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुनिक्खा बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चौंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बदबद कर आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान की ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी, लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला न हुआ था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात लगाई, इसने बार बार नचाया और फिर झटपट उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, यह नीचे आया। चतुर्थी कलोहल मच गया, मार लिया मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने एक सबा के सिर न उठाने दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे, बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता था। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज की चिड़िया हो। आखिर बकटुट भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया, हवाइयां उड़ने लगी। रुपए हारने की तो उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जीभ खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो, आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी। सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए। सेवती, 2-2 लुगाइयाँ। यह कहकर दोनों ठहाका मार के हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी अब तक की आपको ये कहानी। आगे के भाग के लिए जल्दी जल्दी से कमेंट करें और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद।